मैकेनिज्म की थर्ड क्लास करेंगे और जो आज से क्लास स्टार्ट हो रही है वो अगर देखा जाए तो अब इम्पोर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और धीरे धीरे करके उसके एप्लीकेशंस पे बेसिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इफेक्ट पढ़ेंगे। और जहां तक मुझे पता है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या होता है, ये सारे इफेक्ट पता ही नहीं होते और इनके क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो अभी के जो पहले दो वीडियो थे वो भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन वो इंट्रोडक्शन वीडियो था, बहुत बेसिक वीडियो था। तो आज से हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट होता है, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, जब इंडक्टिव इफेक्ट अब पढ़ने जा रहे हो तो अगर अभी तक नोट्स नहीं बनाया था तो अब नोट्स के साथ लिख के अपने नोट्स प्रॉपर बना के तब पढ़ो, क्योंकि जब तक देखोगे तब तक तो लगता है सब कुछ समझ आ गया, उसके बाद चीजें बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाती है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट, अब देखो इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। अगर हम कार्बन चेन को देखें, सिर्फ हम कार्बन का ये चेन ले लें, तो यहाँ पे हमें ये दिखेगा कि यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं है, यहाँ पे देयर इज नो पोलैरिटी। अब पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये भी बेसिक चीज बता देती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ चार्ज, ऑपोजिट चार्जेस का डेवलपमेंट होना, दैट इज किसी एक पे अगर प्लस चार्ज आ गया तो दूसरे पे माइनस चार्ज है, तो उसी को क्या करते हैं, पोलैरिटी का डेवलपमेंट होना। अब यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इन सबकी, तो इसी वजह से इनमें कोई भी पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसी चेन में मैंने यहाँ पे एक स्पीशीज लगाई है Z, और अगर मैं ऐसा कहूं कि Z की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज मच 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 ग्रेटर देन कार्बन, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो चेन नॉन पोलर था, अब वो चेन क्या हो गया है, पोलराइज हो गया है। अब ये क्या हो गया है, पोलराइज्ड हो गया है, ठीक है। क्यों पोलराइज्ड हुआ है, ड्यू टू पार्शियल मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ड्यू टू पार्शियल मूवमेंट, पार्शियल बोलोगे, पूरा मूवमेंट नहीं हुआ है, ड्यू टू पार्शियल मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो देखो अब क्या ये हुआ है, ठीक। अब देखो क्या है कि अब अगर ये पार्शियली पॉजिटिव हुआ है तो इसके ऊपर डेफिशिएंसी है, तो अब ये दूसरे बगल वाले से मांगेगा कि अच्छा भैया तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये अगर इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा, फिर ये इससे मांगेगा ऐसे इस पे पार्शियल 3 बार प्लस चार्ज बना दो, और मान लो अगर यहाँ एक और कार्बन होगा तो उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। ये जो चेन में पोलैरिटी का डेवलपमेंट होना, क्योंकि हमने एक ऐसा स्पीशीज लगा दिया जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन के कंपैरिजन ज्यादा या कम है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। समझो इस बात को, देखो ऊपर वाले में सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो देयर वाज नो पोलैरिटी इन द चेंज, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि हमने एक ऐसा स्पीशीज लगाया, अब ये स्पीशीज जरूरी नहीं कि हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से डिफरेंट है, ठीक है, कभी ज्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है। तो जब अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ला रहा है, और इन पे क्या हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला केस है, ठीक। अब जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ना अपनी तरफ, तो इसी वजह से जो भी यहाँ पे ये ग्रुप लगा होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ माइनस आई ग्रुप, या फिर इसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ आ रहा है, इसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो कि हम क्या करें,
यहाँ पे Z जो भी लगा हुआ है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए, कार्बन से कम हो जाए। तो अब कार्बन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेवलप करेगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे इसने इस स्पीशीज ने इलेक्ट्रॉन दिया है चेन को, ठीक है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन चेन को दिया है तो ये वाला स्पीशीज क्या कहलाएगा, इट इज प्लस आई ग्रुप इसे कहोगे, या फिर इसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इसे क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो देखो अब इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, कार्बन की चेन में पोलैरिटी का डेवलपमेंट होना ड्यू टू पार्शियल मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आ रहा है, ये जो मैंने बना के दिखाया ना इसी को इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, कि कार्बन से कोई ऐसा स्पीशीज लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से या तो ज्यादा है या तो कम है। जब ज्यादा होगी तो वो बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और उस टाइम पे उस स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, माइनस आई ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब वो चेन को इलेक्ट्रॉन देगा तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। समझ आया। तो इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन यही है, इसे ऐसे मोड़ लो, पोलैरिटी डेफिनेशन यही है, पोलैरिटी developed in carbon chain due to polarity developed in carbon chain due to partial movement of sigma bonded electrons toward the more electronegative atom। यही क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। समझ आ रहा है। तो ये है डेफिनेशन इंडक्टिव इफेक्ट का। और इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से दो टाइप के ग्रुप्स का कैटेगराइजेशन होता है। एक ऐसा ग्रुप होता है जो चेन को इलेक्ट्रॉन देता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लस आई ग्रुप, और जो चेन से इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम लोग बोलते हैं माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तो ये बात याद रखो। अब दूसरी बात यहाँ पे ये है, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे, इस पे जो डेवलप्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे क्या होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट अप टू 4th या 5th कार्बन तक ही देखा जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे, दूसरा पॉइंट ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। अप टू 4th या 5th कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि जो पहला कार्बन है ना जिससे ये अटैच्ड है स्पीशीज, उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमेशा ज्यादा डेवलप होता है एज कंपैरिजन टू सेकंड वन। और सेकंड पे डेवलपमेंट, सेकंड पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो थर्ड के कंपैरिजन ज्यादा होता है। थर्ड पे जो डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो फोर्थ के कंपैरिजन ज्यादा होता है। समझ आया। तो ये बात याद रखो कि चार्ज डेवलप ऑन कार्बन फर्स्ट इज मोर देन दैट ऑफ चार्ज डेवलप ऑन कार्बन सेकेंड, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इंडक्टिव इफेक्ट कम होता रहता है, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, इसे परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या है, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, ठीक। अब देखो चौथी बात यहाँ पे क्या आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना एक रिलेटिव टर्म होता है, ठीक है। इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या बोला कि ये स्पीशीज है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा भी हो सकती है, कार्बन से कम भी होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा स्पीशीज लगा होगा जो कभी कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, कभी कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो अब हम उन एटम्स को, उन स्पीशीज को कैसे समझे कि किसका पावर ज्यादा है किसका कम है। तो उसके लिए हमने क्या किया है ना, यहाँ पे एक रेफरेंस एटम चूज किया है जिसके कंपैरिजन में हम हमेशा कंपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर स्पीशीज का इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। जैसे मम्मी तुम्हारी कहे कि तुम नालायक हो, तुम गधे हो, ठीक है, तो किसके रेफरेंस में कहते हैं, जनरली बड़े भाई बड़ी बहन के रेफरेंस में, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर एटम होता है जिसे
जो कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम, और उसी के रेफरेंस में हम सारे एटम और स्पीशीज का इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करते हैं। समझ आया? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट कैसा टर्म होता है? इट इज अ रिलेटिव टर्म। इट इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म क्यों है? बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन एटम। बिकॉज strength of inductive effect is compared with हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम ही क्यों लेते हैं हम कंपैरिजन के लिए? तो एक बात समझ लो कि हाइड्रोजन एटम का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, इसीलिए हम हमेशा हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस एटम लेते हैं। ठीक है, hydrogen atom is taken as reference atom because its inductive effect is 0, because its inductive effect is 0। ठीक है, तो ये था पॉइंट इंडक्टिव इफेक्ट का। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, CH3Cl, तो क्लोरीन क्या होता है? कार्बन के कंपैरिजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन क्या हो गया? ये -I ग्रुप हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है? +I ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने दो सीरीज बनाई है, एक -I की सीरीज और एक +I की सीरीज। -I सीरीज वाले वो एटम या स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेंगे, और +I सीरीज वाले वो एटम या स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? वो सीरीज को देखना है, और वो सीरीज याद होना जरूरी है, क्योंकि अगर सीरीज याद नहीं है तो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये यहाँ देख लो, यहाँ पोलैरिटी डेवलप्ड इन कार्बन चेन ड्यू टू पार्शियल मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसी को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये अप टू 4th 5th कार्बन तक ही देखा जाता है, उसके बाद इसका जो असर है वो कम हो जाता है। ठीक है, और हमेशा चार्ज डेवलप्ड ऑन फर्स्ट इज मोर as comparison to second, then the third is it is a permanent effect, fourth point is it is a relative term। हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट को हम एक पर्टिकुलर एटम के रेफरेंस में ही कंपेयर करके हमने सीरीज बनाया है, और वो रेफरेंस एटम हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है। अब हम +I सीरीज को देखते हैं। +I सीरीज में कौन कौन से एटम्स आते हैं? देखो, CH2 माइनस, देन NH माइनस, देन आएगा हमारा O माइनस, फिर आएगा हमारा CO माइनस, देन आता है हमारा कार्बन, और इससे अटैच्ड 3 एल्काइल ग्रुप CH3, देन आता है हमारा CH3, फिर देखो हमारा कौन सा आता है? CT3, CD3, देन आता है हमारा CH3, देन ट्राइटीरियम, ड्यूटीरियम, एंड देन आता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा +I सीरीज। ये वो एटम्स हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं जब भी कार्बन चेन से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखो, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है ना, इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो इसे यहाँ लिख लो, एज branching increases, +I effect also increases। ठीक है, फिर अब हम बनाएंगे -I सीरीज। -I सीरीज में कौन सा आता है? OR2 प्लस, देन आ गया हमारा NF3 प्लस, देन आ गया NR3 प्लस, देन आ गया हमारा NH3, फिर आता है हमारा NO2, देन आता है साइनाइड CN, फिर COOH, फिर आता है हमारा हैलोजन। हैलोजन में सबसे पहले आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा OR, देन OH,
देन उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन आएगा हमारा NH2, देन आएगा हमारा फिनाइल, देन आता है हमारा CH डबल बॉन्ड CH2, देन आता है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस आई सीरीज, ये हो गया हमारा माइनस आई सीरीज। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, कि इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये है पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बताता है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अब देखो इंटरमीडिएट्स कौन कौन से होते हैं, तीन तरीके के इंटरमीडिएट किसी भी रिएक्शन में क्रिएट होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन एंड फ्री रेडिकल, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो रिएक्शन मैकेनिज्म के बता दिया था। ठीक है, तो वो देख लेना। सेकंड क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ये भी कंपेयर करने में हेल्प करता है। देन थर्ड आता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, इसको भी निकालने में हमारा इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रोडक्शन। एक बात और समझ लो, देखो जब तुम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन पढ़ोगे ना, तो ऑलमोस्ट तुम्हारा जो अमाइन चैप्टर है 12th का, वो ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है हमारा ये वीडियो खत्म, जिसमें हमने इंट्रो टू इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। अब हम आगे के वीडियो में क्या करेंगे, सबसे पहला पोर्शन करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी पॉइंट्स को हम किसके थ्रू समझेंगे, थ्रू क्वेश्चंस। तो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।